Indian handicrafts have been renowned across the globe for centuries. Inspired by these art forms, we bring to you the Tana Bana podcast by Asian Paints Royal Play. Tana Bana is a range of wall textures inspired by India's rich heritage of handicrafts and weaves. We want to bring to you the beauty of these art forms, all in the hope that someday these wall textures bring color to your life and home. Tana Bana podcast by Asian Paints Royal Play. Now available on your favorite podcast streaming platform. आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। फरवरी 2011 की बात है। वेस्ट पॉइंट कैडेट के संबोधन में तत्कालीन अमेरिकी रक्षा मंत्री रॉबर्ट गेस्ट ने कहा था कि भविष्य में हमारा फोकस ये रहेगा कि टेक्नोलॉजी युद्ध का अहम औजार हो। हम भविष्य के युद्ध के मैदान की कल्पना इस रूप में करें कि आसमान में झुंड के झुंड ड्रोन उड़ रहे हैं और जमीन पर हथियारबंद ऑटोमेटिक रोबोट तहलका मचा रहे हैं। साइबर हमले आर्मी कम्युनिकेशन सिस्टम को ध्वस्त करेंगे, बिजली घरों को ठप कर देंगे और डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम को विकलांग कर देंगे। दरअसल अमेरिकी रक्षा मंत्री का इशारा साइबर युद्ध की तरफ था। 2011 में इसे कोरी धमाका समझा गया। कुछ ने तो इसे सीरियसली लिया, ज्यादातर ने रॉबर्ट की इस युद्ध के स्वरूप की भविष्यवाणी को नजरअंदाज भी कर दिया। रॉबर्ट की उस भविष्यवाणी को सही होते हुए दुनिया ने 2022 के फरवरी में देखा, जब रूस और यूक्रेन युद्ध लड़ रहे थे। यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग में हैकर्स भी निर्णायक लड़ाई लड़ रहे थे। बड़े पैमाने पर रूसी हैकर्स ने यूक्रेन की सरकारी वेबसाइट्स और बैंकों पर हमला किया। रूसी हैकर युद्ध के बीच स्थानीय लोगों को चुप कराने के लिए यूक्रेन में इंटरनेट के बेस इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे थे। यानी रूस यूक्रेन से दो तरह की युद्ध लड़ रहा था, एक सैन्य युद्ध और दूसरा साइबर युद्ध। नमस्कार, आप ज्ञान ध्यान सुन रहे हैं। मेरा नाम सूरज कुमार है और आज हम बात साइबर वॉर की कर रहे हैं। तकनीकी तौर पर आगे बढ़ चुकी दुनिया में डिजिटल क्राइम अब सिर्फ देश के भीतर ऑनलाइन फ्रॉड, ट्रांजैक्शन या पासवर्ड हैकिंग तक ही नहीं है। साइबर अपराधी अब दुनिया भर के सिक्योरिटी सिस्टम पर खतरा बन गए हैं। दुश्मन देश अपने हैकरों के जरिए सिलसिलेवार साइबर अटैक कराते हैं। इस हमले में भले ही कोई जान ना जाए, लेकिन कोई देश आर्थिक तौर पर कंगाल हो सकता है। तो जब कोई देश दूसरे पर ऐसे हमले करता है तब उसे साइबर वॉर या फिर साइबर युद्ध कहते हैं। देश के बीच एक दूसरे को डिजिटली मात देने के लिए ये होड़ तो बहुत बाद में शुरू हुई। सबसे पहले और ज्यादातर इसे इंडिविजुअली अंजाम देते हैं, कभी कभी पैसे के लिए और कभी कभी तो बस अपना स्किल टेस्ट करने के लिए। अमेरिका की एक बड़ी रोचक घटना है हैकिंग से ही जुड़ी हुई, जब 15 साल के बच्चे ने अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट हैक कर ली थी। हमारे सहयोगी केशव से सुनिए। न्यूयॉर्क टाइम्स में 90 के दशक में एक खबर छपी थी कि 15 साल के जोनाथन नाम के बच्चे ने अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट हैक कर ली। जोनाथन ने बाद में बताया कि उस वेबसाइट में कई सिक्योरिटी लूपहोल्स थे जिसका उसने फायदा उठाया। इस वेबसाइट को हैक करने के बाद वो न जाने कितने मैसेजेज और इन्फॉर्मेशन तक पहुंच गया जो कि टॉप सीक्रेट थे ऑब्वियसली। जोनाथन का एडवेंचर यहीं नहीं रुका, उसने नासा की वेबसाइट भी हैक कर ली। उसकी हैकिंग से 3 हफ्तों तक नासा के सारे सिस्टम बंद रहे। अमेरिका के इतिहास में यह हैकिंग की अब तक की सबसे बड़ी घटना थी। साइबर अपराधों के लिए दुनिया भर में कई तरह के ग्रुप्स हैं, कई तरह के हैकर्स जो इसे कॉन्ट्रैक्ट पर लेकर अंजाम दिया करते हैं। कहा जाता है कि रूसी हैकर्स इस मामले में सबसे ज्यादा आगे हैं। हालांकि कानूनी रूप से तो हैकिंग अपराध है, लेकिन बदले दौर में कई देश दूसरे देशों के ढांचे ध्वस्त करने को या उनको डैमेज करने को इन्हीं हैकर्स का सहारा लेते हैं। यह सिलसिला शुरू हुआ था 2007 में, जब दुनिया ने 2 देशों की लड़ाई में साइबर हमले को भी एक मोर्चे के रूप में देखा था। केशव बता रहे हैं। 2007 की बात है। एस्टोनिया की गवर्नमेंट ने एक पुराने सोवियत यूनियन स्मारक को दूसरी जगह ट्रांसफर करने की घोषणा की थी। इस फैसले का कई मुल्क विरोध कर रहे थे, जिसमें रूस भी शामिल था। अगले दिन एस्टोनिया के सचिवालयों में हलचल थी। कहा गया कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा। एस्टोनिया की सरकार के सारे अकाउंट्स हैक्ड थे। काफ़ी लंबे समय तक ये स्थिति बनी रही, जिससे बाजार और बैंकिंग सेवाएं सब ठप रहीं। बाद में जांच में पाया गया कि एक साइबर अटैक था, इसे रूस ने अंजाम दिया था। हालांकि रूस ने इसे कभी ऑफिशियली माना नहीं, लेकिन यह पहली बार था दुनिया में जब किसी एक मुल्क को सबक सिखाने के लिए किसी दूसरे मुल्क ने एक डिजिटल रास्ता चुना था
इसी के बाद साल 2009 में इस तरह के हमलों से बचने या बचाने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स साइबर कमांड का निर्माण हुआ। डिजिटल हैकिंग या हमला, जो अब तक इंडिविजुअल क्राइम माना जाता था, उसे अब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में देखा जाने लगा। अब सवाल यह है कि साइबर युद्धों में अमूमन होता क्या है, किन पैमानों पर यानी किन किन तरीकों से साइबर हमले किए जाते हैं। इस सवाल का जवाब हमने आज तक .in में टेक जर्नलिस्ट मुंजीर अहमद से लिया। बेसिकली साइबर वॉर अगर लेमैन को समझाने के लिए कहा जाए तो साइबर वॉर वो है जो इंटरनेट पे लड़ी जाने वाली लड़ाई है। बट वो लड़ाई किस तरीके से लड़ी जाती है, सबसे पहली चीज तो ये है कि किसी देश या फिर किसी एक इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करके उसे रोक देना, बंद कर देना। फॉर एग्जांपल कोई एक सर्विस डाउन कर देना, जैसे यूक्रेन पे अटैक किया गया, रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, तो उसके साथ रशिया ने कुछ मैलवेयर के जरिए भी अटैक किया। तो दो ऐसे मैलवेयर उन्होंने छोड़े हैं जो पूरी तरीके से जो डिफेंस मैकेनिज्म है यूक्रेन का, उसे तबाह करने के लिए बेसिकली इंटरनल जो भी ऑनलाइन चीजें हैं उसे डिस्कनेक्ट करने के लिए भेजा गया था। तो उससे भी काफी नुकसान हुआ। हालांकि समय रहते माइक्रोसॉफ्ट ने उसकी जानकारी दे दी। तो ये एक बड़ा एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि रशियन हैकर्स हैं, कुछ प्राइवेट हैं, कुछ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हैं, तो वो यूक्रेन की वेबसाइट्स को या फिर यूक्रेन के बैंकिंग सिस्टम को या फिर डिफेंस जो ऑनलाइन डिफेंस में डील करते हैं उन्हें टारगेट किया गया। और पता लगाने का काम, जैसे साइबर वॉर में ये भी आ जाएगा कि लोकेशन कौन कहाँ पे है, किसको ट्रैक करना। तो साइबर वॉर की एक लिमिटेशन यही है कि ऑनलाइन ही होता है, मतलब ये सिर्फ ट्रैक करके ही बता देते हैं। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो सेना के हाथ में या फिर वहां के जो फोर्स हैं जो लड़ रहे हैं, सो उनके हाथ में। रूस यूक्रेन युद्ध में रूस ने साइबर अटैक के जरिए यूक्रेन के कुछ हिस्सों में पहले ही इंटरनेट कनेक्टिविटी को काट दिया था। हाल ही में अमेरिका में जॉर्जिया टेक में इंटरनेट आउटेज डिटेक्शन एंड एनालिसिस प्रोजेक्ट ट्वीट करके इसकी शिकायत की गई थी। वैश्विक इंटरनेट मॉनिटर प्लेटफॉर्म नेट बॉक्स ने ट्वीट किया था कि भारी विस्फोट के सुनने के तुरंत बाद यूक्रेन नियंत्रित शहर खार्किव में इंटरनेट ब्लॉक हो गया, केवल सेलफोन ही काम कर रहे थे। कहा गया कि अगर ऐसे ही साइबर हमले के सहारे दो देश आपस में लड़ते रहे तो सैनिकों की जगह असली लड़ाई हैकर्स ही लड़ेंगे। ऐसे में साइबर अपराधी नए जमाने के सोल्जर भी कहे जाते हैं। साइबर अटैक के इस खतरनाक रूप से पूरी दुनिया चिंतित है। जैसे ही रूस ने यूक्रेन के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया था, यूक्रेन के प्रमुख सरकारी वेबसाइट बंद हो गई थी। यूक्रेन की मंत्रिमंडल और विदेश मंत्रालय, शिक्षा और अन्य मंत्रालयों की वेबसाइट डाउन थी। अमेरिकी अधिकारियों ने पहले ही वार्न किया था कि रूस यूक्रेन में सैन्य युद्ध के साथ साथ साइबर हमले का इस्तेमाल करेगा। सैन्य ऑपरेशन आज के वक्त में बिना इंटरनेट के नहीं किए जा सकते। अगर मौजूदा वक्त में किसी भी देश में इंटरनेट को रोक दिया जाए तो लड़ाई तो कोई देश खुद ही हार जाएगा। तो ये था हमारा आज का ज्ञान ध्यान का अंक साइबर वॉरफेयर के बारे में। उम्मीद है हम साइबर हमलों और युद्ध से जुड़ी सारी जानकारियां देने में कामयाब रहे होंगे। कोई और विषय हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान चाहते हो तो हमें जरूर बताएं। हमारा ईमेल पता है radio@aajtak.com। व्हाट्सएप नंबर भी लिख लीजिए 9953323303। कोई सुझाव हो या कोई शिकायत हो तो हमें इसी पते या फिर इसी नंबर पे आप बता सकते हैं। आज के ज्ञान ध्यान के लिए रिसर्च और स्क्रिप्टिंग की है हमारे साथी रोहित अनिल त्रिपाठी ने। मैं हूं सूरज कुमार, इजाजत दीजिए। सुनते रहिए आज तक रेडियो। दिन भर की हलचल के बाद जब शाम ढल जाए तो चले आइए आज तक रेडियो पर। खबरों के सबसे अहम पड़ाव तक ले चलेंगे आपको। तसल्ली से बताएंगे कि दिन में हुआ क्या और जो हुआ उसका मतलब आपके लिए क्या था। फील्ड पर रहने वाले रिपोर्टरों की फौज है हमारे पास, एक्सपर्ट्स का जखीरा है। ये सब होते हैं इस डेली न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट में जिसका नाम है दिन भर। सोमवार से शुक्रवार हर शाम आज तक रेडियो पर।